हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 8 तक कंप्लीट हो गई थी। आज हम यूनिट 9 को देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जल चक्र क्या है। पृथ्वी पर पानी का लगातार भाप बनना, बादल बनना और बारिश के रूप में वापस गिरना ही क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। इट इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोसफियर एंड बैक अगेन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। मेन स्टेजेस क्या हैं? वाष्पीकरण, सूरज की गर्मी से नदियों, समुद्रों का पानी और पौधों की पत्तियों का पानी भाप गैस बनकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। द सन हीट्स अप वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड प्लांट्स टर्निंग इट इनटू वेपर गैस दैट राइजेस इनटू द एयर। फिर है संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है? ऊपर जाकर यह भाप ठंडी होती है और पानी की बूंदों में बदलकर बादल बनाती है। ठीक है। The water vapor cools down highly in the sky and turns back into liquid droplets forming clouds. फिर है वर्षण, प्रेसिपिटेशन। जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे गिरता है। When clouds become heavy, water falls back to earth as rain, snow or hail. संग्रहण, कलेक्शन क्या होता है? बारिश का पानी वापस नदियों, समुद्रों और ज़मीन के अंदर भूजल जमा हो जाता है और यह चक्र फिर से शुरू होता है। द फॉलन वाटर कलेक्ट्स इन ओशियंस, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड रेडी टू स्टार्ट द साइकिल अगेन। शॉर्ट समरी देख लेते हैं। इवेपरेशन, पानी का भाप बनना। कंडेंसेशन, बादल बनना। प्रेसिपिटेशन, बारिश होना। और कलेक्शन, पानी का जमाव होना। ठीक है, और यह आप वाटर साइकिल की इमेज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बताया है। देखिए, क्लाउड, रेन, उसके बाद आपका जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ हो गया, फिर वापस इवेपरेशन, वेपर, कंडेंसेशन बन के फिर आपका और क्लाउड बन जाएगा और रेन होगी। इसी को हम क्या कहेंगे? वाटर साइकिल कहते हैं। फिर है नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हवा में 78%, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और बिजली चमकने, लाइटनिंग के कारण हवा की नाइट्रोजन अमोनिया या नाइट्रेट्स में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर है 78% नाइट्रोजन, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम इट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स and lightning convert atmospheric nitrogen into usable forms like ammonia or nitrates. This is called nitrogen fixation. चक्र का समापन, पौधे इस नाइट्रेट को सोखते हैं। जब पौधे और जीव मरते हैं तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को वापस गैस बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। Plants absorb these nitrates. When plants and animals die, denitrifying bacteria converts the nitrogen compounds back into nitrogen gas, releasing it into the atmosphere. और ये आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 है। उसके बाद इधर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइजोबियम इन रूट्स, फिक्सेशन होगा, नाइट्रेट्स इन सॉइल, उसको ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। और नीचे आपको डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दिख रहा होगा, उसका एमोनिफिकेशन होगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, और इधर आपको एनिमल्स दिख रहा है। एनिमल्स अगर ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, उसके बाद वो जब एनिमल्स क्या हो जाएंगे? डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जब एनिमल डेड हो जाएंगे तो उनका अमोनिफिकेशन होके अमोनिया बनेगा, फिर नाइट्रेट इन सॉइल होगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, रूट नोड्यूल्स, राइजोबियम, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। फिर आपका फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस देख सकते हैं आप कैसे होता है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, रॉक्स होगा, वेदरिंग होगी, ओशियंस, एल्गी, सी बर्ड्स, गुआना। उसके बाद ये सॉइल्स में जाएगा। नीचे आपको पी कंपाउंड्स इन प्लांट्स दिख रहे हैं, माइकोरिजा और सेफ्रोबायंट्स, डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो ये इसकी साइकिल होती है, इसको पढ़ते हैं। अन्य चक्रों की तरह फास्फोरस हवा, वायुमंडल में नहीं पाया जाता। इसका मुख्य स्रोत चट्टाने, रॉक्स है। चट्टानों के टूटने, घिसने से फास्फोरस मिट्टी और पानी में मिल जाता है। पौधे इसी मिट्टी से
इसे मिट्टी से लेते हैं और जीवों के मरने के बाद यह डिकम्पोजर्स द्वारा वापस मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है। Unlike carbon and nitrogen, the phosphorus cycle does not include an atmospheric gas phase. Its main reservoir is rocks. Weathering of rocks releases phosphorus into the soil and water. Plants absorb it from the soil. Animals eat plants and decomposers return it to the soil when they die. अजैविक और जैविक कारक क्या होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं। बायोटिक फैक्टर पर्यावरण के सभी जीवित भाग जैसे पौधे, जानवर, इंसान, सूक्ष्मजीव, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक फैक्टर में आते हैं। और जो भी निर्जीव है जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी और तापमान, ये किस में आते हैं? अबायोटिक फैक्टर में आते हैं। फिर है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां सभी जैविक सजीव और अजैविक निर्जीव कारक एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं, उसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। जैसे एक जंगल, एक तालाब या एक छोटा बगीचा। अ कम्युनिटी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ देयर नॉन लिविंग environment. A biotic is called an ecosystem. Example, a forest, a pond or a garden. पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, ये प्रकृति द्वारा अपने आप बनते हैं, इंसानों द्वारा नहीं। इन्हें आगे दो भागों में बांटा जाता है। स्थलीय, लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो ज़मीन पर होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। ठीक है। फॉरेस्ट में पेड़ पौधे और जंगली जानवरों वाला तंत्र, ग्रासलैंड में जहाँ मुख्य रूप से घास पाई जाती है, और डेजर्ट कम पानी और कम वनस्पति वाला क्षेत्र। वैसे जलीय होता है, वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। एक होता है फ्रेश वाटर, मीठा पानी, नदियाँ, झीलें और तालाब का, और एक होता है मराइन, खारा पानी, महासागर और समुद्र का। फिर होते हैं कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल मैनमेड इकोसिस्टम। इसके भी कुछ प्रकार हैं। पहला है क्रॉप फील्ड, कृषि भूमि, खेत, अनाज उगाने के लिए बनाए गए खेत। एक्वेरियम, मछली घर, सजावट के लिए पानी का छोटा कृत्रिम टैंक। और जू गार्डन, चिड़ियाघर या बगीचा, इंसानों द्वारा प्रबंधित क्षेत्र। फिर इसका शॉर्ट समरी है, देख सकते हैं आप। टेरेस्ट्रियल नेचुरल होता है, उदाहरण है फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। एक्वेटिक नेचुरल होता है, एग्जाम्पल है रिवर, लेक, ओशियन। उसके बाद मैनमेड है या आर्टिफिशियल होता है, एग्जाम्पल है क्रॉप फील्ड्स। फिर देखेंगे पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल्स को। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में जीवों के स्थान या चरण को पोषण स्तर कहते हैं। द स्पेसिफिक प्लेस और स्टेप ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। मुख्य रूप से 4 पोषण स्थल होते हैं। प्रथम पोषण स्तर, इसको हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर में आते हैं। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स डेट मेक देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस। सेकंड होता है आपका द्वितीयक पोषक स्तर। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं यानी प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, खरगोश। फिर आता है आपका, जैसे इसका इंग्लिश में है हर्बीवोरस डेट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल ग्रासहोपर, काव, रैबिट। थर्ड है तृतीय पोषक स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं इसको हम। सेकेंडरी कंज्यूमर, मांसाहारी जीव जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे मेढक और लोमड़ी। कार्निवोर्स डेट फीड ऑन हर्बीवोर्स, एग्जाम्पल फ्रॉग एंड फॉक्स। और चौथे नंबर पे है चतुर्थ पोषण स्तर, तृतीयक उपभोक्ता या फिर टर्सरी कंज्यूमर। शीर्ष मांसाहारी जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, जैसे सांप, बाज और शेर। ठीक है। टॉप कार्निवोर्स डेट प्रे ऑन अदर कार्निवोर्स, एग्जाम्पल स्नेक, ईगल एंड लायन। तो ये आप देख सकते हैं, प्रोड्यूसर सबसे बेस पे दिख रहा होगा आपको, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है।
फिर बात आती है ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला है ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में चलती है, सूर्य से उत्पादक प्रोड्यूसर पौधे और फिर उपभोक्ता कंज्यूमर की ओर। यह कभी भी उल्टी दिशा उपभोक्ता से वापस पौधे या सूर्य की ओर नहीं जा सकती। ठीक है। Energy flow is always one way, unidirectional. It moves from the sun to producers and then to consumers. It can never flow backwards. फिर आता है लिंडमान का 10% का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित ट्रांसफर होता है। बाकी 90% ऊर्जा जीव की अपनी जैविक क्रियाओं श्वसन, पाचन, वृद्धि और ऊष्मा हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट एज हीट और यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। अगर पौधे के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको 1,000 जूल ही मिलेगी यानी 10%, और मांसाहारी को उसका 10% मिलेगी यानी 100 जूल। और उसके बाद जो शीर्ष मांसाहारी है, टर्सरी कंज्यूमर है, उसको 100 का 10% मिलेगी यानी 10 जूल। ठीक है। इसी को लिंडमान ने दिया था, 10% रूल कहते हैं। या आप देख भी सकते हैं जो आपका प्रोड्यूसर है 100% है तो प्राइमरी कंज्यूमर पे कितना मिलेगा 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर पे 1% और टर्सरी कंज्यूमर पर 0.1%। ठीक है। फिर है फूड चेन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वह सीधी श्रृंखला लीनियर सीक्वेंस जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह पूरी तरह से सीधी और एक दिशा सिंगल पाथ में होती है। अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म ईट्स द वन बिलो इट एंड इज eaten by the one above it is called a food chain. It shows a single state pathway of energy flow. उदाहरण देख सकते हैं आप, घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। खाद्य जाल क्या होता है? फिर प्रकृति में कोई भी जीव केवल एक ही प्रकार के जीव को नहीं खाता। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल नेटवर्क बना लेती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर स्टेबल बनाता है क्योंकि जीवों के पास भोजन के कई विकल्प होते हैं। इन नेचर एनिमल्स रियरली ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड अ फूड वेब। It represents the real world ecosystem where organisms have multiple choices for food, making the system more stable. उदाहरण, एक ही घास को टिड्डा भी खा सकता है, खरगोश भी और गाय भी। फिर उस टिड्डे को मेढक भी खा सकता है या कोई पक्षी भी। यह जो आपस में जुड़ा नेटवर्क बनता है वही आपका खाद्य जाल होता है। ठीक है। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। फूड चेन और फूड वेब में आप डायग्राम देख सकते हैं, फूड चेन का देख सकते हैं और फूड वेब का देख सकते हैं। ठीक है। फिर मुख्य अंतर क्या है? देखिए, आधार, संरचना, विकल्प, स्थिरता और प्रकृति। तो इसको देखते हैं। संरचना कैसी होती है फूड चेन की? यह एक सीधी और सरल लाइन होती है। इट इज अ सिंगल लीनियर पाथवे। और फूड वेब, यह कई श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मैनी चेन्स। ऑप्शंस, विकल्प देखते हैं। जीवों के पास भोजन का केवल एक विकल्प होता है और फूड वेब में जीवों के पास भोजन के कई विकल्प होते हैं। स्थिरता, यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर नहीं रखती। अनस्टेबल इफ वन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड, यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और स्थिर बनाता है। और प्रकृति, यह सिर्फ समझने के लिए है, प्रकृति में अलग से नहीं दिखती। इट्स इज मोस्टली थियोटिकल। और जो फूड वेब है वो आपका क्या है? नेचुरल। ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों ट्रॉफिक लेवल्स में
जीवों की संख्या उनके बायोमास या ऊर्जा के संबंधों को चित्र के रूप में दिखाना ही पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता है। इसकी अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने दी थी? जो आपका पिरामिड होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। A graphical representation of the relationship between different trophic levels of an ecosystem based on their number, biomass or energy is called an ecological pyramid. It was first introduced by Charles Elton, which is why it is also known as Eltonian pyramid. पिरामिड का आधार बेस हमेशा उत्पादक प्रोड्यूसर T1 को दर्शाता है और शीर्ष जो अपेक्स होता है हमेशा शीर्ष उपभोक्ताओं टॉप कार्निवोरस को दर्शाता है। अब बात आती है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या का पिरामिड। ये प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जैसे घास का मैदान या तालाब का, तो ये हमेशा पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, संख्या के हिसाब से देखिए आप, सबसे नीचे पे क्या है? घास। तो घास क्या होगी? आपकी संख्या के मात्रा में बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्निवोर्स और इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो संख्या क्या होती है? घटते जाती है। इसलिए जो आपका संख्या का पिरामिड होता है घास और मैदान का, वो हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, खड़ा बनता है, अपराइट बनता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। तंत्र में यह हमेशा सीधा बनता है क्योंकि उत्पादक घास पौधे संख्या में बहुत अधिक होते हैं और शेष उपभोक्ता हमेशा कम होते हैं। अब दूसरी बात आती है, उल्टा बनता है आपका। किसका बनेगा उल्टा? फिर एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र सिंगल ट्री इकोसिस्टम में ये उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि पेड़ तो सिर्फ क्या है? एक है। अब देखिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जैसे दीमक मान लो, तो दीमक क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स आप बर्ड्स मान लो, तो बर्ड्स क्या होंगे? जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उसके कंपैरिजन में कम होंगे। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी जो आपका एक पेड़ है वो तो एक ही होगा। तो इसलिए इसका पिरामिड संख्या का पिरामिड और किसका? सिंगल ट्री इकोसिस्टम का कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो परीक्षा में बन सकता है ये भी। ठीक है, तो समझाने के लिए आपके लिए डायग्राम भी लगाए गए हैं। लेकिन उस पर देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन उस पर रहने वाले पक्षी और उन पक्षियों पर निर्भर परजीवी पैरासाइट संख्या में क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है जीवभार या बायोमास का पिरामिड। यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के कुल सूखे वजन ड्राई वेट या बायोमास को दर्शाता है। किसको? ड्राई वेट या बायोमास को। तो एक बनता है आपका सीधा, एक बनता है उल्टा। तो सीधा किसका बनता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल या घास के मैदान में ये सीधा होता है क्योंकि पेड़ों और पौधों का कुल वजन शेरों या भेड़ियों से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? आपको बस इतना याद रखना है कि जंगल, फॉरेस्ट या फिर ग्रास लैंड का जो भी आपका पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा अपराइट बनेगा, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम में यह अक्सर उल्टा बनता है। यहाँ उत्पादक जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे और हल्के होते हैं, जबकि उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियों का बायोमास बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इन्वर्टेड पिरामिड इन अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब देखिए पहले आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखिए। जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है उनका वेट हमेशा क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, 1000 kg फॉर एग्जांपल। हर्बीवोर्स का 100 kg, प्राइमरी कार्निवोर्स का 10 kg और टॉप कार्निवोर्स का 1 kg। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए दिए गए हैं। वैसे ही आप क्या मान सकते हैं? एक्वेटिक में आएंगे तो एक्वेटिक में जो आपका शार्क है फॉर एग्जांपल, उसका वेट इन कंपैरिजन टू अदर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये क्या होगा? आपका इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है, हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट। यह पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो 90% ऊर्जा कम हो जाती है।
इसलिए उत्पादकों के पास हमेशा सबसे अधिक ऊर्जा होगी और शीर्ष उपभोक्ताओं के पास सबसे कम। ठीक है, उसके बाद हम क्विक समरी देख लेते हैं इसकी। पिरामिड का प्रकार संख्या कहाँ सीधा होता है, घास के मैदान और तालाब में। कहाँ उल्टा होता है, पेड़ के तंत्र में। बायोमास सीधा कहाँ होता है, जंगल मैदानी भाग में, और उल्टा कहाँ होता है, तालाब और समुद्र में। और ऊर्जा एनर्जी का हमेशा सीधा होता है, उल्टा कभी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कभी नहीं होना था। उसके बाद आता है प्लांट कम्युनिटी, वनस्पति समुदाय। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहने वाली विभिन्न पौधों की प्रजातियां, स्पीसीज के समूह को वनस्पति समुदाय कहते हैं। ये पौधों के समान पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे मिट्टी, जलवायु को साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अ प्लांट कम्युनिटी इज अ कलेक्शन और एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज living together in a specific geographical area. They share the same environmental condition like soil and climate and interact with each other. फिर है वनस्पति समुदायों की विशिष्टताएं। किसी भी वनस्पति समुदाय की पहचान उसकी निम्नलिखित विशेषताओं से होती है। प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक समुदाय में पौधों की कितनी अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। दूसरा है प्रभुत्व प्रधानता, डोमिनेंस। समुदाय की वह प्रजाति जो संख्या, आकार या बायोमास में सबसे बड़ी होती है और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे चीड़ के जंगल में चीड़ का पेड़। द स्पीसीज दैट इज मोस्ट अबेंडेंट, लार्जेस्ट और एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी। और स्थिरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। पौधों का उनकी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग परतों या स्तरों में बंटना, जैसे जंगलों में सबसे ऊपर ऊंचे पेड़, फिर झाड़ियां और सबसे नीचे घास होती है। द वर्टिकल लेयरिंग ऑफ वेजिटेशन बेस्ड ऑन हाइट, एग्जाम्पल कैनोपी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ग्रासेस। पौधों की अपनी बनावट और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, जैसे मरुस्थलीय पौधों या जलीय पौधे। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू दियर इन्वायरमेंट। वनस्पति अनुक्रमण, उत्तरक्रमण, प्लांट सक्सेशन। किसी खाली या नग्न क्षेत्र, बियर एरिया पर समय के साथ धीरे धीरे विभिन्न वनस्पति समुदायों का आना और अंत में एक स्थायी समुदाय का स्थापित होना वनस्पति अनुक्रमण कहलाता है। यह एक क्रमिक और दिशात्मक प्रक्रिया है। इकोलॉजिकल और प्लांट सक्सेशन इज द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसेस ऑफ चेंज in the species structure of plant community over time in a particular area leading to a stable community. अनुक्रमण के चरण क्या क्या होते हैं फिर? स्टेजेज ऑफ सक्सेशन। पाइनियर समुदाय, जो प्रजाति सबसे पहले खाली जगह पर उगती है, जैसे लाइकेन या मॉस। क्रमिक समुदाय, सेरल कम्युनिटीज, बीच के वे अस्थायी समुदाय जो पाइनियर के बाद आते हैं और बदलते रहते हैं, जैसे घास, झाड़ियाँ। ठीक है। चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अंतिम सबसे स्थिर और संतुलित समुदाय जो जलवायु के साथ तालमेल बिठाकर लंबे समय तक बना रहता है, जैसे एक घना जंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन का एक शॉर्ट नोट। प्राइमरी सक्सेशन, यह उस स्थान पर शुरू होता है जहाँ पहले कभी कोई जीवन या मिट्टी नहीं थी, जैसे पिघला हुआ लावा या नग्न चट्टानें। इसमें मिट्टी बनने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है। स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लाइफ और सॉइल एग्जिस्टेड बिफोर, एग्जाम्पल बेयर रॉक, कूल लावा, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर। सेकेंडरी सक्सेशन, यह उस स्थान पर होता है जहाँ पहले वनस्पति थी लेकिन आग, बाढ़ या वनों की कटाई के कारण नष्ट हो गई। यहाँ मिट्टी पहले से मौजूद होती है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है। Starts in an area where an existing community was destroyed by fire, flood or human activity. Soil is already present, so it is faster. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या आकलन, पॉपुलेशन असेसमेंट एंड एस्टिमेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विजय एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और ये जो आपकी पीडीएफ है, जब ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट परचेज करना है यदि आपको, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के बायो से मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप टेलीग्राम में जुड़ोगे तो टेलीग्राम में भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।